एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया, मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं याद है, लेकिन मान लो कह रहे हैं, मान लो fx इक्वल टू x प्लस 2 हो फॉर x लेस देन 0 और fx इक्वल टू या फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 0 हो फॉर x इक्वल टू 0। उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा कि x लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ x प्लस 2 जैसा होगा, लेकिन ये लाइन को टच नहीं करेगा बिकॉज ये कभी 2 नहीं पहुंचेगा, ठीक है, बिकॉज 0 पे इसकी वैल्यू 2 नहीं है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और फिर ये ऐसा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक गैप बन जाएगा और ये वैल्यू यहां नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज अगर मैं LHL लिखूं तो वो 2 है, RHL लिखूं तो 2 है, लेकिन F0 2 नहीं है। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक कर गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन जो वर्ड है वो वर्ड है इफ fx बल्कि f at a इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब जैसा कि आगे चल करके तुमको पता चलेगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कुछ फंक्शन होते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, sin x का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक, cos x का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये है कि जिसका ग्राफ अगर बनाने चलूं तो फिर पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, लगातार बिना पेन उठाए उसका ग्राफ बनता चला जाए, ऐसा फंक्शन कंटिन्यूअस है। tan x का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? तो tan x का ग्राफ कैसे बनता है? एक ऐसे और फिर एक बार जब इनफाइनाइट चला जाता है π/2 पे, π/2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और π/2 पे इधर से निकलता है, तो ये ग्राफ अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां से यहां आने में पेन उठाने की जरूरत पड़ी, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा टर्म है डिफरेंशिएबिलिटी, वो बता लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सवालों के थ्रू उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहां तो कोई समस्या? जब लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स की शुरुआत में डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हम कहते थे f डैश x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h। हम कहते थे कि चेंज इन वैल्यू ऑफ fx अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x हो गया। जब मैं चेंज ले रहा था तो एक पॉइंट तो लिया x पे और एक x के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। आज की डेट में हम इसको बोल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन भाई हम राइट हैंड साइड पे पॉइंट क्यों लें? जब मैं fx के नेबरहुड में एक पॉइंट ले रहा हूं तो fx प्लस h ही क्यों लूं? fx माइनस h क्यों ना ले लूं? तो मतलब मान लो कोई फंक्शन है, सपोज करो ये फंक्शन है, ये मेरा x है जहां फंक्शन की वैल्यू ये है, x प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो एक तो स्लोप निकालने का तरीका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का तरीका क्या हुआ कि मैं इस ट्राइंगल का स्लोप निकालूं। ये जो स्लोप है ये RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन मैं चाहूं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल का स्लोप निकाल सकता हूं। ये पॉइंट ले लूं x माइनस h, तो यहां पर एक नया टर्म डिफाइन हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने बड़ा बना दिया पर छोटा है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन h, ठीक है। तो एक बार फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड पे ली और उसको में से fx को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन h किया, दूसरे में fx में से लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ली और अपॉन h किया। अब जैसे देखो ये वेल डिफाइंड जो फंक्शन है, इसमें चाहे इधर वाला स्लोप देखें इधर वाला स्लोप देखें, ये दोनों स्लोप इक्वल हैं। तो अगर LHD इज इक्वल टू RHD है तो मैं कहूंगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू होगी वो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो बेसिकली ये भी एक तरह का लिमिट का ही सवाल है, ठीक। लेकिन
सपोज करो कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका ग्राफ किस तरीके से बनता हो, ठीक है, इस तरह के पॉइंट को किंक कहते हैं, ठीक है। तो किंक पे क्या हो रहा है, अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूं तो ये कोई नेगेटिव नंबर है, बिकॉज यहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो ठीक है, तो जरूर पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी बात क्या हो गई, लिखो, अगर LHD RHD के इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है। अगर LHD RHD के इक्वल नहीं है लेकिन दोनों साइड डिफरेंशिएशन डिफाइंड है, ठीक है, तो डेरिवेटिव डिफाइंड कब होगा, जब fx, fx प्लस h और fx माइनस h तीनों की वैल्यू करीब करीब एक जैसी हो। इसका मतलब अगर LHD और RHD इक्वल नहीं भी हैं, अलग अलग हैं, तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर कहीं फंक्शन में ब्रेक हो रहा होगा, ये फंक्शन है पक्का ऐसा, इसका मतलब इस x तक फंक्शन की जो ग्राफ है वो नीचे वाला है और उसके बाद ऊपर वाला है, तो यहां पे LHD तो डिफाइंड होगा, RHD इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज fx प्लस h माइनस fx करूंगा तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में h लूंगा वो टेंडिंग टू 0 है, तो RHD डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर LHD या RHD में से कोई एक डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। या लिख लो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं होंगे, एक साइड हो सकते हैं, दोनों साइड तो डेफिनेटली नहीं डिफाइंड होते, ठीक है। और उल्टी बात कर दें तो अगर LHD और RHD डिफाइंड है, चाहे उनकी वैल्यू अलग अलग ही हो, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। अब वैसे तो जो भी बातें मुझे कहनी थी वो करीब करीब इतनी ही छोटी से उसमें आ गई, लेकिन हम एक दो खास तरह के फंक्शन हैं जिन पे सवाल चूंकि ज्यादा भी पूछे जाते हैं और उसी के थ्रू एक प्रैक्टिस की बात हो जाएगी, इसलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो देखने वाला फंक्शन है वो अंडर रूट फंक्शन है। एक जेई का ही सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ठीक है। हाँ, तो ये लिमिट का वैसे जो सवाल है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी लिमिट देखूं तो लोगों को लगता है क्या है, रूट 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो लोग क्या करते हैं, इसको रूट 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स लिख लेते हैं, इसको एक्स बाई 2 करके इंटू 2 कर लेते हैं, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 को 1 लिख लेते हैं, और इसलिए इसकी लिमिट 1 बाई रूट 2 लिख लेते हैं। ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि रूट में समस्या क्या है, रूट का मतलब है पॉजिटिव रूट, ठीक है। हाँ, तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 प्लस पे देखूंगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे देखूंगा, तो नीचे वाला x तो पॉजिटिव है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स भी रूट 2 साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 सही है। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 मतलब 0 से छोटे नंबर पे, तो रूट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 साइन एक्स बाई 2 नहीं है, क्योंकि 0 से छोटे नंबर पे तो ये नंबर नेगेटिव है और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस फंक्शन की वैल्यू माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2 है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा,
वो √2 sin x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, -√2 sin x/2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन sin x/2 पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज अल्टीमेटली रूट को पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में इस चीज की वैल्यू √2 sin x/2 है और लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू -√2 sin x/2 है। तो जो इसकी वैल्यू -√2 sin x/2 है, इसलिए इसकी लिमिट -1/√2 हो सकती है। तो इसकी जो LHL है वो -1/√2 है, और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक नहीं है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ, या फॉर दैट मैटर √1 - cos x के नीचे अगर x हटा दें और हम डेरिवेटिव पूछें, तो डेरिवेटिव में क्या करेंगे, x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो √1 - cos x -0 अपॉन x ही करेंगे। तो उसमें वही समस्या आ जाएगी कि एक तरफ, जो कि जानते हो क्या हो रहा है, अगर ग्राफ से देखें तो छोटे नंबरों के लिए मैंने तुमको बताया √1 - cos x को मैं cos x को 1 - x²/2 लिख सकता हूं। तो 1 - cos x को क्या लिख सकता हूं, x²/2। तो एक तरह से ये जो रूट है ये √x²/2 है, ठीक। तो जो पैराबोला है, राइट हैंड साइड में ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर LHD और RHD, मैं इस लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे से घटा करके √1 - cos x की बात कर रहा हूं। √1 - cos x का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, वो ग्राफ इधर भी चढ़ता हुआ आएगा, इधर भी चढ़ता हुआ आएगा, तो पॉजिटिव होना है, तो इसका मतलब इसका LHD और RHD इक्वल किंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरह की लिमिट डिफाइन नहीं, तो रूट में आदमी गड़बड़ करता है, क्योंकि रूट के दो मतलब हैं, प्लस और माइनस, लेकिन जो हम लोग अपने फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें रूट की खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर अंदर का टर्म नेगेटिव है तो हम तो इसको sin x/2 लिख रहे हैं, कि हम ये नहीं सोच रहे हैं sin x/2 एक्चुअली नेगेटिव नंबर है, तो हमें बाहर में माइनस करना, ठीक है। एक तो ये गड़बड़ का सवाल है। दूसरा, हम लोग पहले mod x की बात कर ही रहे थे। mod x ऐसा फंक्शन है जो x = 0 पे किंक देता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएशन अगर fx = mod x है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, बिकॉज x = 0 पे इसको देखेंगे तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, ठीक है। हम कहते हैं mod x की डेफिनेशन क्या है, fx = x for x greater than equal to 0 and equal to -x for x less than 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 दे देगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 देगा, तो लेफ्ट हैंड। अब क्या कहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स, मान लो कोई मुझसे पूछे y = mod of x² - 5x + x, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मॉड ही फंक्शन खाली 0 पे गड़बड़ करता है, तो मुझे क्या चीज देखनी है, x² - 5x + x अपने आप में एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। अब यहां पर ही कोई गड़बड़ फंक्शन हो तो बात दूसरी है। तो ये फंक्शन कहां गड़बड़ करेगा, 2 और c, मतलब जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, x² - 5x + 6 को हम x - 2 x - 3 लिख सकते हैं, तो 2 और c पे 0 है। तो दो तरीके से मैं c को दिखाना चाहूंगा। अगर मैं ग्राफ की नजर से देखूं तो ये ग्राफ है x² - 5x + 6 का। x² - 5x + 6 क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है, जो कि x = 2 और x = 3 से पास हो रहा है। तो जैसे आपने इसका मॉड लिया, वैसे ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये ऐसे पलट के ऐसे लग गया, ठीक है, मॉड लग गया। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होंगी ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मॉड फंक्शन जहां भी लग रहे हों वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना आ सकता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुमने कही। मैं कहता हूं y = mod of x - 2 का स्क्वायर into x - 3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये भी 2 और 3 पे फंक्शन 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ये स्क्वायर लग गया, ठीक है, अभी मैं जब हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे तो कोई चीज सिखाएंगे वे भी करना है, ठीक है। तो जो कि स्क्वायर लग गया, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पे एक टर्म आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, जब दो स्क्वायर का प्रोडक्ट है तो हमेशा पॉजिटिव है। मॉड को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम डिफरेंशिएट करो, 2 पे डिफरेंशिएट कर दो तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 यहाँ छूट गया, और प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, तो वहां भी x माइनस 2 छूट गया। तो ये फंक्शन जानते हो कैसा है? पिछला वाला जो फंक्शन था ये वाला, ये लाइन को ऐसे काट रहा था, ठीक है। तो मॉड लगने पे क्या हुआ, स्लोप पलटे और किंक आ गया। ये वाला जो फंक्शन है ये लाइन को काट नहीं रहा, ये लाइन को टच करके चला जा रहा है, तो वैसे ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर तो कोई किंक का सवाल ही नहीं है। अगर मान लो y इज इक्वल टू सिंपली x माइनस 2 का क्यूब ही होता, ठीक है, तो भी वो क्या होता, x इज इक्वल टू 2 पे टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसका मॉड लूंगा और इस ग्राफ को पलटूंगा तो भी ये टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने ग्राफ से दिखा दिया। और मैथमेटिकली देखें तो कोई मान लो फंक्शन कहे y इज इक्वल टू सिंपली मॉड ऑफ x माइनस 2 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब फॉर x ग्रेटर देन 2, और ये माइनस ऑफ x माइनस 2 का क्यूब फॉर x लेस देन 2, ठीक है। तो जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो है 3x माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 0 है, ठीक। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो बदल गया, वो माइनस 3x माइनस 2 का स्क्वायर है, लेकिन वो भी 0 है। क्यों? क्योंकि माइनस 0 प्लस 0 दोनों 0 ही होते हैं। तो यहां पर माइनस हो जाने के बावजूद भी उनकी वैल्यू अलग नहीं होगी, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 3 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन माइनस 0 और प्लस 0 सेम चीज है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जहां पर 0 हो रहा है कि जहां पे काट रहा है वहां पे डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। अब क्या है, ये बातें अब अलग अलग तरह के फंक्शंस में इन्हीं चीजों के साथ प्ले करते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिक बात है कि अगर कोई चीज ऐसे काटी तो इसका मॉड लेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर काटी ही नहीं, टच करके चली गई या टच करते हुए काट लगे गई, तो मॉड लोगे तो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह की बात है, बड़े सवाल करोगे तो पता चलेगा। अभी इस बात को अप्रिशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मॉड, लेकिन मॉड में अगर कुछ देखना है तो उस पॉइंट पे देखना है जहां पर मॉड 0 हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता, बल्कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाई दिया कि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, कोई रूल नहीं बना रहे हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखो, लेकिन जो गड़बड़ के पॉइंट आएंगे, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आ सकते हैं तो वहां पर आएंगे जहां पर मॉड की वैल्यू मॉड के अंदर का। तीसरा एक फंक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका नाम है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और उसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट, ठीक है। हाँ, मतलब कि अगर मेरी x की वैल्यू 1.23 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 1, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डेफिनेशन चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x।
तो 1.23 के इक्वल तो कोई इंटीजर है नहीं। 1.23 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1.23 से छोटा इंटीजर 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.23 कितना हो गया? 1। और फ्रैक्शनल ऑफ x कितना हो गया? 0.23। ठीक। अब जरा से इनके भी ग्राफ बना करके देख लेते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा होगा कि 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू 1 होगी, पर 1 पे 1 नहीं होगी। ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर के 1 तक ये ग्राफ 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, 0.99999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, लेकिन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो 1 से लेकर के 2 तक ये ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन 2 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। तो हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? x इज इक्वल टू 2 ही बड़े से बड़ा इंटीजर है जो 2 के इक्वल है। ठीक। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। हाँ, ठीक। और सो फोर्थ ऐसे इधर नीचे वाली साइड बनेगा। ठीक है। ये -1 पे बनेगा, फिर उसके बाद ये -2 पे बनेगा। ठीक है। ये -1 है, -2। ठीक है। हाँ, फ्रैक्शनल x क्या हो जाएगा? 0 पे फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0, बढ़ते बढ़ते जब ये 1 पे पहुंचेंगे तो फ्रैक्शनल x 1 के बहुत करीब पहुंचेगा, लेकिन फ्रैक्शन कभी 1 नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 0.9999 का फ्रैक्शनल x 0.9999 है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 का फ्रैक्शनल x फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर 0 से शुरू होगा, 2 पे इसकी वैल्यू फिर से 0.99999 तक जाएगी, लेकिन फिर कभी 1 नहीं होगी। फिर तो ये एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। इस साइड भी ऐसे ही हो जाएगा, ये -1 -2। ये फ्रैक्शनल x तो 1 0 1 के बीच में नहीं रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में तो है, ये 0 है। x तो कुछ भी ले सकते हैं, तो x तो कुछ भी लेंगे तो उसकी जस्ट छोटा ही वाला तो mod x होगा, तो 0 और 1 के बीच में तो रहेगा ना फ्रैक्शनल। बहुत बढ़िया बात। किसी नंबर की बात करो, किसके फ्रैक्शनल x की बात कर रहे हो? अगर जैसे मान लीजिए 7.25 का भी ले लें, चलो यहाँ देखते हैं। जैसे 2.25 का फ्रैक्शनल x 0.25 है। हाँ, ये तो हम भी बना रहे हैं। ये 0, ये 1, 0 से 1 के बीच में तो है, इंटीजर पे 0 है, और फिर अगले इंटीजर पे 1 के करीब तक पहुंचा और फिर 0 हो गया, फिर अगले इंटीजर पे 1 के करीब पहुंचा। इसमें लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं पैटर्न फॉर्मेशन की वजह से कि फ्रैक्शनल ऑफ 2.25, अरे गलत ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लेगा। फ्रैक्शनल ऑफ 2.25 इज 0.25। ठीक है। और फ्रैक्शनल ऑफ -2.25 इज 0.75। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये रहेगा -2.25 प्लस 3। ठीक है। लोग सोचते हैं इसका 0.25 इसका -0.25 हो गया, बट ऑब्वियसली गलत बात है। फ्रैक्शनल x कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। इसका फ्रैक्शनल x कितना हो गया? 0.75। और यही पढ़ाई है। ये जो डेफिनेशन लिखा दी, हर बात यहां से सोचनी है। पढ़ाई क्या है मैथ्स की? कुछ बहुत ही थोड़ी सी बातें, उनके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और जब भी दिमाग लगाएं तो। अब इससे एक छोटा सा सवाल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ पूछते हैं, फ्रॉम x बिलोंग, चलो फॉर लिखिए ना, फॉर x बिलोंगिंग टू -π से π। ठीक है। हाँ, ड्रॉ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x and
फ्रैक्शनल ऑफ 2 sin x। चलो अपनी कॉपी में बनाओ। तो इस प्रॉब्लम को करने का बहुत ही सरल सीधा सा तरीका है, हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे जिसमें x की वैल्यू -पाई, जानबूझ के बड़ा बना तो 0 से पाई जा रही है, ठीक है। हाँ, और इधर y एक्सिस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 2 और मिनिमम वैल्यू आ सकती है -1 और -2, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2 sin x का ग्राफ बना लेंगे। ये sin x का डबल है, ठीक है। तो -पाई पे इसकी वैल्यू 0 है, -पाई/2 पे इसकी वैल्यू -2 है, फिर 0 है, फिर पाई/2 पे 2 है और ये 0 है। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। हाँ, तो इस ग्राफ में चेंजेस कहां आएंगे, जहां पे इंटीग्रल वैल्यू लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे इंटीजर्स को जोड़ने वाली लाइनें, इंटीजर्स के पैरेलल लाइनें बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बना ली, कोई समस्या? अब देखते हैं ये कौन सा पॉइंट है, ये -5पाई/6 है, जब sin x की वैल्यू -हाफ होगी। ये जो पॉइंट है ये -पाई/6 है, ये +पाई/6 है, और ये भी लिख बाद में लेना, पहले ध्यान से देख लो पहले, ये +पाई/6। यहां तक कोई समस्या? तो क्या हुआ, -पाई/6 से 5पाई/6 के बीच में, पहली बात तो -पाई/6 पे इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो 0 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हुआ। फिर -पाई/6 से -पाई से -पाई/6 तक इसकी वैल्यू 0 और 1 -1 के बीच में है। तो यहां पर ये वाला ग्राफ मिटा करके, ठीक है। हाँ? मैं अभी जानबूझ कर किसी वजह से मिटा नहीं जा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, मिटा हुआ है, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा दूसरे फंक्शन के लिए। यहां पर ये ग्राफ गोला ऐसे बना करके ऐसे बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि -पाई पे इसकी वैल्यू -1 नहीं है, उसके बाद इसकी वैल्यू -1 है, कहां तक, -5पाई/6 तक। और -5पाई/6 के बाद इसकी वैल्यू इस पूरे रीजन में -2 है, कहां तक, -पाई/6 तक। तो यहां पूरा ग्राफ भी ऐसा बन गया। इनको जानबूझ करके मैंने हटा दिया, बिल्कुल नहीं मिटा रहा हूं, बिकॉज लाइफ थोड़ी सी इजी है, ठीक है। ये बल्कि चलो हटा दे, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, क्यों परेशान करना, ड्राइंग इतनी कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। -पाई पे 0, -पाई के राइट हैंड साइड से 5पाई/6 तक -1, -5पाई/6 से -पाई/6 तक इसकी वैल्यू -2, दोनों साइड नॉट इंक्लूडेड। -पाई/6 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि 0 तक रहेगी, लेकिन 0 पे 0 -1 रहेगी, ठीक है ना। यहां पर ये तो हर जगह क्या है, ग्राफ को नीचे वाले इंटीजर को उतार लेना है, ठीक है। यहां ये 0 से करके ये ग्राफ मिट करके यहां तक ऐसे, ये यहां पर एक छोटा सा डॉट लगेगा, बाकी ये ग्राफ ऐसे और ऐसे और फिर ये ग्राफ, ठीक है। इसमें कोई समस्या? हमने हर जगह फंक्शन को नीचे वाले इंटीजर पे उतार लिया, बस जहां पर इंटीजर को कट कर रहा है वहां वो ऊपर रह रहा है। अगर ऊपर वाले इंटीजर से नीचे है तो उसको नीचे उतार लिया। यहां तक कोई समस्या? ये रिलेटिवली आसान ग्राफ था, क्योंकि लाइनें स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ, ठीक है। अब ऐसे बताते हैं फ्रैक्शनल का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगला सवाल आया, हमने फिर क्या किया,
माइनस पाई से पाई तक -2 ठीक है। साइन का ग्राफ बना लिया, 2 sin x का ग्राफ बन गया। इस बार मैं क्या करूंगा, फंक्शन को 1 2 बहुत अच्छा नहीं बना, 2 की वैल्यू π/2 के उधर होगी, तो 1 कहीं यहां आएगा, 2 π/2 से बड़ा है, 3 और फिर यहाँ 4 कहीं आएगा, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही -1 -2 -3 और -4, कुछ ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरा ग्राफ कहता है फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो मैं धीमे से क्या करूंगा, ग्राफ ऐसे काटूंगा, ऐसे पतली पतली लाइनें बना दूंगा। ये यहां से नहीं पास करी, 2 पे नहीं है, ये 2 थोड़ा दाहिने से निकल रहा होगा ना, अच्छा नहीं बना, बिकॉज पीक तो π/2 पे लाई करेगी ना, ये 2 यहां ले कर रहा होगा और फिर 3 यहां लाई कर रहा होगा, हाँ? ऐसे ये लाइनें इधर बना दी, यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या हुआ, 0 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 0, तो फ्रैक्शनल x इज x। ये ग्राफ को मैंने टच नहीं किया, लेकिन ये वाला जो ग्राफ था इसको यहां से -1 नीचे खींच लिया, यानी कि ग्राफ चढ़ते 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 यहां तक जाएगा, ठीक है। बेटा गलत बन गया, इसको दोबारा एडिट करना पड़ेगा, मेरी गलती, सॉरी, गलत चीज बना दी, सॉरी 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 सॉरी। तो अगला ग्राफ बनाने जा रहे हैं फ्रैक्शनल ऑफ 2 sin x, ठीक है। तो पहली बात तो क्या, फ्रैक्शनल ऑफ 2 sin x को कभी भी 0 से 1 के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -π से π तक ये ग्राफ बना लेंगे, 0 पे 0 है, π/2 पे इसकी वैल्यू 2 है और -π/2 पे इसकी वैल्यू -, ठीक है। अब गलती मुझसे क्या हो गई, यहां पर मैं ऐसी लाइनें बनाऊं जैसे पहले बना रहा था, ठीक है ना। ये -1 की लाइन बना दी, ये -2 की लाइन तो इसको टच कर रही है और ये 2 है यहां पर, ये 2 कुछ यहां पर। अब देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये फंक्शन तो ऐसा ही है, ठीक है। जब फंक्शन की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो मुझे इस फंक्शन को एक नीचे खींच लेना है, यानी कि यहां के बाद ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां तक ऊपर वाले ग्राफ की ही शेप, लेकिन उससे एक छोटा, ठीक है। ये वाला ग्राफ मिटा दीजिए और π/2 पे यहां पे गड्ढा कर दिया, तो यहां पे वापस 0 हो गया, ठीक है। तो जब 0 से 1 के बीच में था तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती थी, जब ये 1 से 2 के बीच में गया तो उसमें 1 माइनस कर लिया, एक नीचे कर